हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, इसका मीनिंग, नेचर और साथ ही साथ इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल? अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि क्या करता है, जो हमारे फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं, क्या होते हैं, फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है कुछ पर्टिकुलर या कुछ स्पेशल फेनोमेना के साथ जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है ना, वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है फंडामेंटल ट्रुथ का जो कि एक तरह से क्या करता है, हम लोगों को गाइड करता है, गाइडलाइंस की तरह ये क्या होता है, काम आता है, ताकि मैनेजमेंट का जो मैनेजेरियल डिसीजंस है, मैनेजेरियल एक्शंस है, उसको लेने में क्या हो सके, ईजी हो सके। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। तो आखिर क्या क्या डिफरेंस होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में? तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, पर जो प्योर साइंस प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से रिजिड होता है, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, उसको क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किया जाता है, इसमें क्रिएटिविटी का क्या होता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन के बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पर ये ऐसा प्योर साइंस के केस में बिल्कुल भी नहीं है। प्योर साइंस के केस में अगर हम लोग बोले तो ये क्या है, स्टैटिक है, एब्सोल्यूट मैनर में इसको किया जाता है। अगर बात की जाए मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो उसमें क्या होता है कि चेंजेस लाने का ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स में भी क्या होता है, चेंजेस आते रहता है, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में या प्योर साइंस प्रिंसिपल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक में क्या अंतर है? तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, गाइडलाइंस होते हैं मैनेजेरियल एक्शंस को लेकर के, पर जो मैनेजमेंट टेक्निक होते हैं, नाम से हम लोग को पता चल रहा है टेक्निक, मतलब क्या होता है, टेक्निक होता है, मेथड्स होता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, प्रोसीजर होता है, जो कि ये स्टेप्स होता है जो कि इन्वॉल्व होता है ताकि क्या हो सके कि गोल को अकम्प्लिश किया जाए, गोल को पूरा किया जा सके। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल को क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हम लोग लास्ट में भी पढ़े थे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वो ऐसा नहीं है कि टेक्निक भी फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो पूरी तरह से स्टैटिक होता है, ऐसा नहीं है, पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट इसके बाद है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं मैनेजेरियल एक्शंस से, जो कि हम लोग देखते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, वो एक गाइडलाइंस होता है मैनेजेरियल एक्शंस के, बल्कि जो वैल्यूज़ होता है ना, वो रूल्स होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को लेकर के। वैल्यू क्या होता है, एक रूल होता है किसी का बिहेवियर को लेकर, सोसाइटी में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, वो उसका एक जो रूल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ बोलते हैं। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो टेक्निकल होता है नेचर में, वही अगर हम लोग वैल्यूज़ की बात करें तो ये क्या होता है, एथिकल होता है। क्या होता है, एथिकल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है टेक्निकल और वैल्यू होता है एथिकल, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे एथिक्स पे बेस्ड होते हैं, हमारी सोसाइटी के जो एथिक्स है उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आखिर हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ओवरनाइट बन के आ जाएगा, बल्कि क्या होता है, इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रिंसिपल का डेरिवेशन होता है। तो ये दो तरह का होता है, दो तरह से होता है। सबसे पहला होता है डीप ऑब्जर्वेशन। अब डीप ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर्स जो है वो डीपली क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए ऑब्जर्व करते हैं और उनके रिएक्शंस को वो क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं अलग अलग मैनेजरियल डिसीजंस लेकर के। ठीक है, अब इसका सेकेंड यहाँ पे होता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। क्या होता है, रिपीटेड। अब रिपीटेड में क्या होता है कि जो भी डिसीजंस होता है या जो भी स्टेटमेंट होता है उसको रिपीटेडली क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको क्या होता है, टेस्ट किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में। और अगर हर बार क्या होता है, रिजल्ट सेम निकल के आता है, तभी क्या होता है, वो जा करके मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बनता है, अदरवाइज वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं बनेगा। तो किस तरह से डिराइव होता है, दो वे है। सबसे पहला है डीप, मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए डीपली ऑब्जर्व किया जाता है, उसी के अनुसार क्या होता है, उसका रिएक्शंस को नोट डाउन करके मैनेजरियल प्रिंसिपल निकलता है डिसीजन लेकर के। और सेकंड होता है रिपीटेड, कि एक ही चीज़ को अलग अलग एम्प्लॉयज़ के द्वारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में करना, और अगर सेम रिजल्ट निकल के आता है तो उस केस में क्या होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर्म
हो जाएगा। अब सपोज़ कीजिए कि ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो एफिशिएंसी लेवल होता है एम्प्लॉयज़ का, वो क्या होता है, अच्छा होता है अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय को उसके एफिशिएंसी या उसके स्पेशलिटी पे दे। मान लीजिए उसका जो भी चीज़ में स्किल है, जो काम वो बहुत अच्छा से कर रहा है, अगर उसको उसी के अकॉर्डिंग वर्क देंगे तो वो क्या होगा, वो बहुत अच्छा से बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेगा। और यही टेस्ट अगर क्या हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ, और देखा गया कि हाँ ऐसा करने से वाकई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हेल्प होता है, ये वाकई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, तब जाके क्या हुआ, ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इसके नेचर, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या नेचर होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है इसका। क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। अब यूनिवर्सल कैसे होता है कि क्योंकि क्या होता है, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मैटर नहीं करता है कि उसका साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, इसको फॉलो करना पड़ता है। कहीं पे ज़्यादा करना पड़ता है, कहीं पे कम करना पड़ता है, कहीं पे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, अदरवाइज सबको ये करना होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, मतलब उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम देना। तो सही सी बात है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, अगर एम्प्लॉयज़ को उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा तो वो काम क्या करेगा, अच्छी तरह से करेगा। तो इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। इसके बाद होता है जनरल गाइडलाइंस होता है इसके लिए। क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो स्टैटिक तो होता नहीं है ना, एब्सोल्यूट होता है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको ब्लाइंडली अप्लाई हर जगह हम लोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसको, पर क्या होता है कि कंडीशन और नेचर के हिसाब से उसको डिपेंड किया जाता है। जैसा कंडीशन होगा, जैसा नेचर होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई किया जाता है। जहाँ पे उसमें चेंजेस लाने का ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है चेंजेस लाने का, वहाँ पे क्या होगा, चेंजेस लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो है वही बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए एम्प्लॉय को, ये बात तो सभी लोग मानते हैं। तो क्या हो, एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। फेयर का क्या क्राइटेरिया तो है नहीं कि आप उसको 5 लाख रुपीज़ देंगे तभी जा करके वो फेयर होगा, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए स्मॉल कंपनी है तो 5,000 पर मंथ देना इज़ ऑल्सो फेयर सैलरी। यहीं अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे आप 50,000 रुपीज़ देंगे पर मंथ, तो क्या होगा, वो भी एक तरह से एम्प्लॉय के लिए फेयर सैलरी होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एक ही चीज़, अब मान लीजिए स्मॉल कंपनी है, अब वो तो 50,000 पर मंथ नहीं दे सकता अपने सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी। तो ये क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है, उसमें उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजेस लाया जाता है। इसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं इसमें प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यूज़ होता है उसको, मतलब प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही क्या होता है, ये फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन में भी क्या होता है, कोई भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है उसको क्या होता है, प्रैक्टिस के या तो फॉर्म किया जाता है या तो एक्सपेरिमेंट करके ही कोई प्रिंसिपल को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है कोई भी प्रिंसिपल को बनाने से पहले। साथ ही साथ ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मतलब हर जगह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन उसमें लगा करके, बस थोड़ा बहुत अगर उसमें चेंज करें तो क्या होता है, हर जगह उसको फॉलो किया जा सकता है। कोई रिजिड स्टेटमेंट नहीं है इसको लेकर के, पर क्या होता है, उसको मैनेजर के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। उसको मॉडिफाई करके हम लोग कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है, तो सेंट्रलाइजेशन का क्या होता है कि पावर जो होता है ज़्यादातर जो है टॉप लेवल के पास ही होता है, पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तो नहीं होता है कि फुली सेंट्रलाइज्ड हो, थोड़ा बहुत पावर वो क्या करता है, अपने लोअर लेवल को भी दे करके रखता है। अब उसको कितना पावर देना है, कितना नहीं देना, वो तो टॉप लेवल पे डिपेंड करता है, वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, नेचर एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ इसमें ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो गाइड करने के लिए होते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं किसी के बिहेवियर को, जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्यों लगाया जाता है, ताकि क्या हो सके कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स उनका जो कमिटमेंट है उसको क्या कर सके, वो पूरा कर सके। अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन है ही नहीं, तो क्या वो टाइमली काम कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये बिहेवियरली नेचर होता है। साथ ही साथ ये बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से देखे हैं, ये क्या चीज़ पे बेस्ड होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है वो इस चीज़ पे बेस्ड होता है, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होता है किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह वैसा का वैसा ही हम लोग यूज़ करें, पर ह्यूमन बीइंग को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्या होता है, ये अलग अलग इफेक्ट देता है। इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिपेंड होता है अलग अलग सिचुएशंस पे भी, ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिचुएशन उसके ऊपर भी डिपेंड ये करता है।
तो हम लोग किस बेसिस पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर, साइज़ और टाइप के अकॉर्डिंग क्या होता है उसमें मॉडिफाई ला करके उस प्रिंसिपल का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये क्या करता है, मैनेजरियल को यूज़फुल इंसाइट प्रोवाइड करता है रियलिटी को फेस करने के लिए। ये क्या करता है, मैनेजर को गाइड करता है। इट एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर। तो ये प्रिंसिपल क्या करता है, नॉलेज को इम्प्रूव करता है, एबिलिटी इम्प्रूव करता है और अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्ड करता है मैनेजर्स का, उनको अलग अलग मैनेजरियल सिचुएशन में ला करके। तो जो इफेक्ट होता है इस प्रिंसिपल का, वो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो अपने गलतियों से सीखे और सही समय पे वो क्या कर सके, सही डिसीजन ले सके। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो एक तरह से क्या करता है, मैनेजर को गाइड करता है सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के लिए। उनका नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को भी क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ये भी चीज़ वो देखता है, उसको भी हेल्प करता है। क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो ये देखता है कि कोई भी काम हो क्या हो, प्लान्ड वे में हो, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन काम करे, मैन मटेरियल जो भी चीज़ है सब क्या हो, सिस्टमेटिक वे में हो। जब सब कुछ सिस्टमेटिक में होगा, ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन एफर्ट्स का क्या होगा, अच्छी तरह से यूटिलाइज होगा, तो जो वेस्टेज होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, मैनेजर्स को बहुत सारा डिसीजंस लेना पड़ता है हर दिन। तो ये इसके लिए क्या होता है कि उनको एक्सेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से, क्योंकि अच्छा तरह से अगर डिसीजन तभी ले पाएगा जब उसको पता होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ है और इन चीज़ों से हम और कितना अच्छा कर सकते हैं, या और क्या क्या चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नीड है, ताकि हम लोग क्या कर सके, सिस्टमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जो भी काम हो उसको सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली हम लोग क्या कर सके, उसको कंप्लीट कर सके। साथ ही साथ क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो चेंजेस को मीट करने के लिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जितने भी मैनेजमेंट बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस लाना पड़ता है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो मैनेजर्स को क्या करता है, ट्रेन करता है कि वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें राइट डायरेक्शन में, क्या करें, राइट डायरेक्शन में, ताकि क्या हो सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पूरा करने में हेल्प मिले। साथ ही साथ उसका राइट लेवल में भी होना चाहिए। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये इफेक्टिव मैनेजमेंट में भी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसका काम होता है, ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम होता है। तो इस फंक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं वो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, वो एक गाइडलाइंस की तरह काम करता है प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि वो क्या कर सके कि बिना बायसनेस के क्या कर सके, प्लान्स और पॉलिसी वो बना सके। इसके बाद है कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना आज के डेट में सिर्फ ओनली मोटिव नहीं रह गया। वहाँ पे क्या होता है, सोशल नीड्स को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है क्या कर रहा है, सोसाइटी का कर रहा है। तो इस केस में उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ उसके यहाँ काम कर रहे हो उसको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, उसको एक क्या करना, फेयर सैलरी देना, ताकि वो क्या कर सके, जितना काम कर रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग सैलरी देना, ताकि वो मोटिवेट हो और अपना काम और अच्छी तरह से कर सके। साथ ही साथ क्या करता है, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में भी वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो साइंटिफिक जजमेंट पे ध्यान देते हैं। साथ ही साथ लॉजिकल थिंकिंग पे भी वो क्या करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो रिसर्च करते हैं हम लोग या फिर जो डेवलपमेंट करते हैं मैनेजमेंट स्टडी के, वो क्या हो जाता है, एक बेस उसके लिए तैयार हो जाता है। और ये क्या हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, ये एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज देता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सके और रिसर्च वर्क कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके, हम लोग को नया नया आइडिया मिले, नया नया इमेजिनेशन हो। तो इससे क्या होता है, एक रिसर्च और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो हम लोगों को रिसर्च करने में, डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत अच्छी तरह से वो क्या करता है, गाइड करता है। क्लियर है इतना। तो वीडियो को में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।